चलिए अब देखो क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, कोई मैग्नेट है जैसे, ठीक है, तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है कि स्पेस होता है, एक स्पेस होता है इसके चारों तरफ, जिसमें अगर कोई दूसरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर बोल सकते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, या फिर निकल कोबाल्ट, या फिर आयरन कील, या फिर जो बोलते हैं जो जो लोहा, इसके चारों तरफ एक स्पेस है जिसमें दूसरा कोई पर्टिकुलर चार्ज या फिर पर्टिकुलर दूसरी कोई आयरन बॉडी या फिर निकल बॉडी या फिर कोबाल्ट बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो ऐसे स्पेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। या फिर मैग्नेटिक फील्ड में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड में लिखिए स्पेस अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड में लिखिए द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच लिख रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट within which its influence can be experienced is called its magnetic field। इन्फ्लुएंस का मतलब जो भी फोर्स लग रही है भैया, आयरन कोई आयरन बॉडी हम मैग्नेट के पास रखते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है कि नहीं? तो यानी कोई इन्फ्लुएंस है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का ही तो इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब आते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, या फिर सबसे पहले किसने डिस्कवरी की कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है। भाई एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट हम ऑलरेडी करंट में पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट किसी वायर से फ्लो करे तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप होती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो क्या था, एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड थे साइंटिस्ट एक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बस मैं समझा दे रहा हूँ इसमें। तो उन्होंने किया क्या, ध्यान से देखना। एक वायर लिया, ठीक है, उसको जोड़ दिया किससे? एक बैटरी से, वी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो करंट फ्लो होने लगा, ठीक है, इस वायर से। और इसके ठीक नीचे इन्होंने क्या रख दी? नीडल रख दी। नीडल समझते हो ना, मैग्नेटिक नीडल, कंपास की नीडल जो होती है। कंपास की नीडल तो समझते होगे? अरे जो कंपास के ऊपर लगी होती है ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर शेप पूरी तरीके से नहीं होती है, कुछ ऐसे। ये नीडल रख दी, ये नॉर्थ पोल है सपोज इसका, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन शो कर दूँ, इसे डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है इसमें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कौन सी साइड हो जाएगी? वेस्ट, ये ईस्ट हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बनाया कि ये देखिए नॉर्थ साइड है, ये भी नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, साउथ साइड है, ऊपर साइड में वेस्ट है, नीचे साइड में ईस्ट है, ठीक है। तो पहला हमने एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरीके से अरेंजमेंट किया उन्होंने, एक बैटरी लगा दी, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल है, ये करंट इस तरफ से फ्लो हुआ उसमें। तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? साउथ से नॉर्थ है कि नहीं है? साउथ टू नॉर्थ है। एक लिया उन्होंने वायर का अरेंजमेंट, वायर पे बेसिकली उन्होंने करंट फ्लो करवाया, और नीचे उसके ठीक नीचे क्या रख दी? नीडल रख दी, मैग्नेटिक नीडल। करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? साउथ से नॉर्थ है। एक बात एक और ध्यान रखनी है, वायर ऊपर रखा गया, नीचे नहीं रखा गया, यानी नीडल को वायर के ऊपर नहीं रखा हुआ है, ठीक है, नीचे रखा हुआ है। क्योंकि ऊपर रख देंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी कुछ, मतलब अपोजिट जो भी इफेक्ट आएगा नीचे रखने पे, ऊपर रखने पे ठीक अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। तो क्या रखा गया? वायर नीडल, मैग्नेटिक नीडल is placed below current carrying wire। पहले पॉइंट में क्या हुआ? पहले करंट फ्लो करवाया गया जिसकी डायरेक्शन थी साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक नीडल को कहाँ रख दिया गया? इसी करंट कैरिंग वायर के ठीक नीचे रख दिया गया। तो क्या हुआ? इस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, किस तरफ? वेस्ट की तरफ। किस तरफ डिफ्लेक्शन हुआ? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, यानी ऊपर की तरफ नीडल चली गई। किस तरफ चली गई? ऊपर की तरफ। और साउथ वाली किस तरफ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। ऐसे मूवमेंट हुआ, जैसे नीडल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो कैसे उसका मूवमेंट हुआ? इस तरफ ऐसे। समझ में आया कि नहीं? करंट कैरिंग वायर के नीचे नीडल रख दी गई है, तो उसमें क्या हुआ? इस करंट की वजह से इस पर कुछ फोर्स लगी नीडल पे, और इस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, कहने का मतलब। और इस नीडल में डिफ्लेक्शन केवल किस वजह से हो सकता है? मैग्नेटिक नीडल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन हुआ किस तरफ? वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वाला किस तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और साउथ वाला किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने क्या करके देखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। क्या कर दिया? करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। यानी करंट की डायरेक्शन चेंज करने का मतलब उन्होंने टर्मिनल चेंज कर दिया, बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो करंट कैसे फ्लो होने लगा? ये पॉजिटिव है नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो होने लगा। नीडल हमारी वैसे ही रखी थी, मैग्नेटिक नीडल हमारी क्या थी? वायर के नीचे ही रखी है अभी भी,
ठीक है, ये दोबारा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। अब उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पे अब करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है भैया नॉर्थ से साउथ, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तब उन्होंने क्या पाया कि अब नॉर्थ वाले पे जो नॉर्थ वाले का जो डिफ्लेक्शन है, यानी कि मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से ऐसे है नीचे की तरफ, यानी कि टुवर्ड ईस्ट हो रहा है, और साउथ वाला किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या कंक्लूजन्स निकाले कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड डेवलप हुई है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है जब हम करंट की डायरेक्शन भी, या फिर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है जब हम करंट की डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अरे उन्होंने कुछ बस इतना एक्सपेरिमेंट किया कि करंट की वजह से, उन्होंने ये दिखाया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है। और उन्होंने करके भी दिखाया, ये मेन बात है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, होता थ्योरेटिकल बोल देना, उन्होंने करके दिखाया। जब इस तरफ गया था तो नॉर्थ वाला ऊपर जा रहा था, जब करंट डायरेक्शन रिवर्स कर दी नॉर्थ वाला नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक रूल भी बनाया गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, सर अगर इस नीडल को ऊपर रख दें, भैया करंट ऐसे जा रहा है, अभी हमने नीडल नीचे रखी, अब नीडल को ऊपर भी रख सकते हैं ना, वायर के बीच में रख सकते हैं, यानी वायर के ऊपर रख सकते हैं, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, जो भी इफेक्ट आ रहा है, जैसे अभी क्या जा रहा है, इस केस में ऊपर की तरफ जा रही है नीडल, एन वाली, नॉर्थ वाली, नॉर्थ और साउथ पोल है ये भाई, कोई भी मैग्नेटिक नीडल होगी इसके नॉर्थ साउथ पोल होंगे कि नहीं होंगे। तो जब कभी नीडल को ऊपर रखा गया है तो क्या होता है, डायरेक्शन जो भी आई है वो रिवर्स हो जाती है बेटा, डायरेक्शन जो भी होती है रिवर्स हो जाती है, यानी कि अभी वेस्ट की तरफ जा रही है, अगर मैं इसको ऊपर रख दूँ, करंट की डायरेक्शन यही रखूँ, तो नीडल क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको इसी नीडल को ऊपर रख दूँ, करंट ऐसे ही फ्लो होने दूँ, तो किस तरफ आ जाएगी नीडल, ऊपर की तरफ फ्लो, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी उस पर, ठीक है। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, या फिर करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है इस वायर के अराउंड, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इस नीडल में, ठीक है। ये बात याद रखना कि किस तरफ, जब करंट इधर जा रहा होगा और मैग्नेटिक नीडल नीचे होगी तो किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, ये बात याद रखना। उसके लिए एक रूल भी होता है, स्नो, स्नो एक रूल होता है, होते और भी रूल हैं। इसका मतलब क्या है, साउथ टू नॉर्थ, जब करंट साउथ टू नॉर्थ हो, और ओ का मतलब ओ का मतलब हो ऊपर, ओवर, ओवर वायर, अगर निडल क्या हो, ओवर वायर हो, और करंट किस तरफ फ्लो हो रहा हो, साउथ से नॉर्थ, समझ रहे हो ना। तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है, देखो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर से समझो, स्नो का मतलब अगर ये भूल जाओ तो याद रखना, स्नो साउथ से नॉर्थ जब करंट फ्लो हो रहा है, देखो साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है पहले केस में, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, करंट ऐसे जा रहा है ना। और ओ का मतलब ओवर वायर, ओ का मतलब है ओवर वायर, यानी कि निडल के ऊपर वायर है, तो देखो निडल के ऊपर वायर है ना, ऐसा भी हो सकता है निडल ऊपर रख दूँ मैं, वायर नीचे रखूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी कंडीशन आ रही है इस केस में, उसकी ठीक अपोजिट हो जाएगी। जैसे अभी क्या हो रहा है, नीचे पे वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, ऊपर रख दें तो किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, बस चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि हमें नीचे वाला याद रखना है, ऊपर वाला तो जस्ट अपोजिट हो ही जाएगा, ठीक है। जो भी नीचे वाला केस आएगा उसका जस्ट अपोजिट ऊपर वाला हो जाएगा। साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा, ओवर अगर जो वायर है ओवर हो निडल के, ओ का मतलब ओवर, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है, देखो वेस्ट की तरफ हो रहा है। एक चीज़ याद कर लो, बाकी चीज़ें तो अपोजिट हो जाएंगी उसकी, एक अगर याद हो गई तुम्हें तो बाकी चीज़ें तो अपोजिट हो गई ना उसकी, ठीक है। अब हेडिंग है बायट सेवर्ट लॉ, बहुत आसान लॉ है और इसी से सब चीज़ें करेंगे हम, बायट सेवर्ट लॉ। तो एक बायट सेवर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया। उन्होंने क्या माना कि कोई करंट कैरिंग वायर है, सपोज ऐसे कोई करंट कैरिंग वायर है, कुछ भी शेप का है, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। सपोज एक्स वाई वायर है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट। हम इतनी बात तो समझ गए हैं ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर से कि चारों तरफ क्या फ्लो होता है, बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कहने का मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर दूरी पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। तो उन्होंने एक एक्स वाई वायर लिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा था आई, ठीक है, इस वायर से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो कि कुछ दूरी पे है इस पर्टिकुलर वायर से, तो इस वायर में जो करंट के छोटे छोटे एलिमेंट हैं, यानी वायर के छोटे छोटे टुकड़े करे जा सकते हैं, इतना छोटे छोटे टुकड़े करे जा सकते हैं, इनको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, यानी कुछ छोटे टुकड़े में करंट की कुछ वैल्यू है, छोटे छोटे करंट की जो वैल्यूज़ हैं, छोटे छोटे करंट के जो एलिमेंट हैं, जैसे बहुत बड़ा वायर है, इस वायर के छोटे छोटे टुकड़े जिसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, उस छोटे टुकड़े, जब पूरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो छोटे टुकड़े में भी करंट होगा। तो छोटे छोटे टुकड़े की वजह से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगती है, मतलब कंबाइंड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे लग रही है, वो किस वजह से होती है, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से, कंबाइंड जो इनका जो जो कहते हैं इफेक्ट होगा,
जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होगी वो छोटे छोटे टुकड़े के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगी। ठीक है, तो क्या करना है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेना। इस छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं हम, करंट एलिमेंट। ठीक है, और बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। करंट एलिमेंट को क्या लेते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज़। करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं एलिमेंट ले रहा हूँ डी, छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, डी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डी एलिमेंट है, ये क्या है, करंट एलिमेंट है, यानी करंट की यहाँ पे भी करंट, ये डी वेक्टर है तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है, यानी करंट ऐसे जा रहा होगा, इस तरह ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस डी एलिमेंट पे कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है। इस छोटे से टुकड़े की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी पूरे वायर की वजह से नहीं आई है, छोटे से टुकड़े की वजह से आई है, क्योंकि वायर सेवर्ड ने यही तो माना है कि इस वायर के छोटे छोटे टुकड़े छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे होंगे, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का नेट इफेक्ट होता है। ठीक है ना, यानी ये वाला टुकड़ा भी लगा रहा होगा, ये वाला टुकड़ा भी लगा रहा होगा, छोटे 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 करंट कैरिंग टुकड़े पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे होंगे, जिसकी हमें वैल्यू पता करनी है। इन्होंने इस छोटे पर्टिकुलर छोटे टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बताई थी। तो मान लेते हैं छोटा एक टुकड़ा है, करंट एलिमेंट है डी वेक्टर, पी पॉइंट की दूरी जो है, या फिर पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर समझते हो ना, अरे यार वेक्टर जो पोजीशन बताता हो, तो मान लेते हैं थीटा एंगल पे है ये, और आर वेक्टर क्या है, इस पी पॉइंट का डीएल वेक्टर से पोजीशन वेक्टर है। सिंपल सी चीज़ है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया हमने, ऐसी शेप का लिया जानबूझ के, ठीक है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसमें जो कि करंट कैरी कर रहा होगा, जिसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट। हमें इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी, क्रिएट हुई होगी, या फिर प्रोड्यूस हुई होगी, या फिर लग रही होगी पी पॉइंट पे, वो पता करनी है। बायट-सेवर्ल्ड ने वही बताया था। टोटल पता करनी हो तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस डीएल वेक्टर, ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। पी पॉइंट जो है इस डीएल वेक्टर से थीटा एंगल पे है, और आर वेक्टर क्या है, इसका पोजिशन वेक्टर है। यानी कि अगर आप डीएल वेक्टर या फिर इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल मुड़ जाए और आर डिस्टेंस पे चले जाएँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, पी पॉइंट मिल जाएगा। समझते हो ना ये बात। मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से लग रही है वो डीबी है। क्या है, डीबी। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो उसमें वेक्टर का साइन मैंने लगा दिया है। अच्छा, इस आर जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा, आर दूरी पे। अब क्योंकि कुछ डायरेक्शन भी है इसलिए आर वेक्टर लगा दिया मैंने। थीटा मतलब कि इसके और इसके बीच में एंगल है, समझ गया। थीटा किसके बीच में एंगल है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में, समझ गए। चलो, तो बायट-सेवर्ल्ड ने ये बोला, बायट-सेवर्ल्ड ने ये बोला कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के प्रोपोर्शनल होगी, करंट के। और किसके प्रोपोर्शनल होगी, डीएल साइन थीटा के, या फिर डीएल के कर लेते हैं, जो डीएल हमने लिया है। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं इसका, वैसे तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, और प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। और किसके और क्या होता है बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। या डी बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू डी एल होता है, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है। थीटा क्या है, डी एल वेक्टर आर वेक्टर के बीच में एंगल है, और आर क्या होता है, दूरी, पी पॉइंट की दूरी, किससे, वो जो भी हमने एलिमेंट लिया है। समझ गया। इसको कंबाइन कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कंबाइन करने पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, के आता है, डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, समझ गया। अब ये के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे। मीडियम मतलब इस करंट और इस पॉइंट के बीच में क्या मीडियम है, इस करंट कैरिंग वायर या फिर इस करंट एलिमेंट और इस पी पॉइंट के बीच में क्या एलिमेंट है, वो मीडियम है। कुछ भी हो सकता है, हम अभी मान के चल रहे हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं वैक्यूम है या फिर एयर है। तो जब इन दोनों के बीच में एयर माना जाता है, वैक्यूम माना जाता है, फ्री स्पेस माना जाता है, तो क्या होता है, के की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है। क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या होता है, वहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी में, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होता है, परमिएबिलिटी हो जाता है। क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नाम थोड़े एक जैसे ही लग रहे होंगे। ये परमिटिविटी है, ये क्या है, परमिएबिलिटी है। तो म्यू नॉट क्या होता है यहाँ पे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ गए। इसकी अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7। क्या होती है, 10 की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है ये। अच्छा, यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, अरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है,
10 की पावर माइनस, अभी यूनिट भी लगती है आगे, मैं बताऊँगा क्या यूनिट है। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, दिमाग लगाओ। ये क्या है, डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की या फिर मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, पता है किसी को? तब 10 टेस्ला। टेस्ला, वेरी गुड। टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी जो लिखा हुआ है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई से। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एक और यूनिट भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होती है। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, ये के की यूनिट बताओ, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू टेस्ला है। सर टेस्ला मीटर एम्पियर। देखो इसकी क्या होगी, टेस्ला, देखना ध्यान से, टेस्ला ये जाएगा ऊपर, मीटर स्क्वायर, डीएल भी मीटर में होगा, अपॉन में मीटर होगा, ऐसे समझो यार। टेस्ला मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर और अपॉन में आई डी एल साइन थीटा, यही तो के की वैल्यू होगी, के मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही तो वैल्यू होगी। इसके लिए डी बी लिख दे रहा हूँ मैं। तो डी बी की क्या होगी, टेस्ला, इसकी मीटर स्क्वायर, आई की एम्पेयर, डी एल की क्या होगी, मीटर, साइन थीटा कुछ होती नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, टेस्ला मीटर एम्पेयर माइनस 1, यूनिट हो गई। तो यहाँ पे एक यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर एम्पेयर माइनस 1। क्लियर है कि नहीं? दूसरी यूनिट वेबर के टर्म में भी निकाल सकते हो, निकालो जरा। हाँ, अरे यहाँ टेस्ला के वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दो, क्या हो जाएगा, और वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एम्पेयर माइनस 1। तो यहाँ कितना बचेगा, वेबर मीटर माइनस 1 एम्पेयर माइनस 1, ठीक है, और वेबर मीटर माइनस 1 एम्पेयर माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो डायग्राम ड्रॉ करो। देखिए, कंसीडर अ करंट एलिमेंट, कंसीडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑफ अ कंडक्टर एक्स वाई कंडक्टर का एक डीएल वेक्टर मैंने करंट एलिमेंट ले लिया, ऑफ अ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, फुल स्टॉप, लेट पी बी अ पॉइंट, क्या, करंट आई, लेट पी बी द पॉइंट, फुल स्टॉप के बाद लिखना लेट पी बी द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड db vector, where the magnetic field db vector due to current element dl vector is to be calculated. Let the position vector of point p, let the position vector of point p relative to dl वेक्टर, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रिलेशन में है, इसके रिलेटिव में, कितना है, आर वेक्टर है ना, रिलेटिव टू डीएल वेक्टर, बी आर वेक्टर, और लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, उसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू, लाइन चेंज करके, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डीबी वेक्टर, डीबी के ऊपर वेक्टर का साइन, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर। तो ऐसा करो, इसको नोट कर लो, इसको कर लीजिए, यहाँ तक पूरा ही नोट कर लो, यहाँ तक। साइड में ये सब लिख लेना कि यूनिट कहाँ से बनी है, सब लिख लो। अब इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं, जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, वेक्टर फॉर्म, ये तो फॉर्मूला होता ही है, और इसको एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे हम जब कभी आगे डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन में ये हमेशा यूज़ होगा, ये छोटे एलिमेंट की वजह से, टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, आर से डिवाइड कर दूँ, बात तो वही रहेगी। आर ये क्यों कर रहा हूँ ये पता चल जाएगा, अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, अरे आर से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं। थीटा क्या है, इस डी एल और आर के बीच में एंगल है कि नहीं है, अरे डी एल वेक्टर आर वेक्टर के बीच में एंगल है कि नहीं। अब ज़रा गौर से देखो इस पूरे इस अंडरलाइन जो इक्वेशन है या फिर जो भी लिखा हुआ है टर्म को, तो क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा ही है। देखो क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर की फॉर्म में, अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ या फिर ऐसे लिखूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा जा सकता है अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया हमारा। समझ में आ गई बात, अरे ऑनलाइन में बात समझ में आई कि नहीं। डी आर साइन थीटा क्या है, इसको बेसिकली ए क्रॉस बी, अगर किसी दो वेक्टर्स का ए क्रॉस बी करो तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा ही तो होता है, साथ में एक यूनिट वेक्टर भी आता है, उसको छोड़ो। जो मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है कि नहीं, ए बी साइन थीटा, ठीक है। एन कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन, नहीं हमेशा नहीं बन होती है, ये होता है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी होगा, तो साथ में यूनिट वेक्टर भी चलता है, लेकिन ए क्रॉस बी का ये क्या पोर्शन है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है साथ में यूनिट वेक्टर। इतना समझ में आया कि नहीं। डी एल आर साइन थीटा, ये एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है साइन थीटा है, थीटा क्या इन दोनों के बीच एंगल है, तो इसको हम डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से ये डी वी वेक्टर जो है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे पता करोगे, इस फॉर्मूले से। जिस तरफ भाई हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो क्वांटिटीज़ का वो भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं। तो हमें फॉर्मूले में देख रहे हैं डी वी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये आ रहा है फॉर्मूला। तो डी बी की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ डी बी यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरफ होती है, डायरेक्शन ऑफ डी बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जिस डी एल क्रॉस आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, भाई हमें पता है एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है मान लेते हैं, ये बी वेक्टर, 11th की चीज़ें हैं सब हालांकि, और ये थीटा है। तो इन दोनों का अगर मैं अपने राइट हैंड को अपने उंगलियों को इस तरीके से कर्ल करूँ कि वो किस तरफ हो, थीटा की डायरेक्शन हो। थीटा किस तरफ ले रहे हैं, हम ए से बी ले रहे हैं, यानी कि इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। देखो मैंने उंगलियाँ किस तरफ मोड़ी हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ये सब 11th में पढ़ा था ना। तो ए क्रॉस बी, ए का मतलब यहाँ पे डी एल वैक्टर है, आर का मतलब क्या है, जो आर वेक्टर था फिगर में देखना। तो जो डी बी वैक्टर है यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इन दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसके डायरेक्शन में जो भी वेक्टर आया है वो कौन आएगा, डी बी वैक्टर ही आएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। कहने का मतलब है ये ए क्रॉस बी क्या होता है, ए से भी परपेंडिकुलर होता है बी से भी परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि ये जो बी वैक्टर दिख रहा है, ये डी बी वैक्टर या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये लेंथ से भी परपेंडिकुलर होगी यानी करंट से भी परपेंडिकुलर होगी, और आर से भी यानी कि जो पी पॉइंट है उससे भी परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गई बात। अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आगे चल के और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, समझ जाओगे। बस ये बात याद रखना, ये तो बात समझ गए होगे ना यार। डायरेक्शन ऑफ डी बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। अच्छा बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अपनी उंगलियां किस तरफ मोड़नी पड़ेंगी आपको, जिस तरफ एंगल आपने लिया, बी से ए की तरफ लिया तो क्लॉकवाइज लिया है, थंब नीचे की तरफ जा रहा है तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ। अब केसेस देखते हैं, केसेस अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो तो डी बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर करंट की डायरेक्शन में ही कोई पॉइंट है, करंट की डायरेक्शन में ही कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। सपोज करंट ऐसे जा रहा है और तुमने इसी पे पॉइंट ले लिया तो क्या होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे नहीं लग रही होगी, ठीक है। हाँ थीटा का 90 डिग्री हो तो डी बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। याला मैं ले रहा हूँ, याला ये तो बस ये चीज़ मैंने इसलिए की थी जिससे कि ये प्रूफ हो सके, ये फॉर्मूला बना सकूँ। समझ गया, डी बी इक्वल टू मैक्सिमम देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आई डी एल आर स्क्वायर एंड थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब है जब कोई पॉइंट पी करंट कैरिंग कंडक्टर से कितने एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो। कोई करंट कैरिंग वायर है और पी पॉइंट है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। या करंट एलिमेंट के और पॉइंट के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, या परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मैक्सिमम लग रही होगी। ठीक है, बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। म्यू नॉट तो पता है, म्यू नॉट पता है ना क्या होता है, अभी पढ़ाया। एप्सिलॉन नॉट भी पता है सबको, और सी
इनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। ठीक, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में 1/4πε0 किसके बराबर होता है? 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ यूनिट से मतलब नहीं, यूनिट मत लिखो, या लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है μ0/4π किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ होता है ना, साथ में यूनिट टेस्ला मीटर एम्पेयर -1। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो जरा, पहली दूसरी दोनों को डिवाइड करो। यहाँ तक कि यूनिट लेके भी करोगे तो देखना स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही यूनिट आएगी। दोनों को डिवाइड करिए, 1/4πε0 डिवाइड करने के बाद ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 4πε0 हो जाएगा। तो 4π/μ0 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना यार। देखो साथ ही साथ इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁷ ऐसे कर सकते हैं ना। देखो अब इसको सॉल्व कर, 4π कैंसिल आउट, इधर क्या हो जाएगा? μ0ε0 हो जाएगा, क्या है ε0 μ0 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 9 × 10 की पावर बताइए, माइनस प्लस 16 हो जाएगा कि नहीं? 60। अब अंडर रूट करो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, दोनों साइड अंडर रूट कर दो। इधर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों अंडर रूट कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/μ0ε0, ये कितना हो गया? 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी जब ये मीटर पर सेकंड कहाँ से ले आऊँ? देखो इसकी यूनिट लिखना, इसकी यूनिट लिखना, डिवाइड करोगे देखना मीटर पर सेकंड ही बचेगा। करके दिखाऊँ? देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 की यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम-2 हो जाएगी। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम-2। इसकी क्या यूनिट आती थी बताओ? टेस्ला, हाँ मीटर थी टेस्ला मीटर एम्पेयर -1। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया मैंने, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम-2 अपॉन टेस्ला मीटर एम्पेयर -1। क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है? ये कैंसिल आउट, ये कूलॉम। अच्छा देखो और चीज़ है, टेस्ला की भी फोर्स की फॉर्म में यूनिट लिखी जा सकती है, बताऊंगा कैसे। टेस्ला की भी एक यूनिट होती है फोर्स की फॉर्म में, कैसे? देखिए फोर्स IBL होता है एक फॉर्मूला, आगे चल के पढ़ोगे। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितनी लग रही है उसका एक फॉर्मूला होता है IBL, साइन थीटा भी लगा होता है, छोड़ो उसको। तो यहाँ से बी की यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स के टर्म में? फोर्स अपॉन I × L, फोर्स की न्यूटन, इसकी क्या हो गई? I की एम्पेयर और मीटर। एंड न्यूटन पर एम्पेयर मीटर भी एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। तो टेस्ला की जगह हमने ये पुट करना है, करके देखते हैं। नहीं तो एग्जाम में तो डायरेक्ट आपको लिखना, मैं बता रहा हूँ आई कहाँ से मीटर पर सेकंड। यहाँ वैल्यू रखो जरा, न्यूटन एम्पेयर मीटर ऊपर चली जाएगी, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर ऊपर चली गई, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, और बचेगा क्या? देखो कूलॉम-2, और ये ऊपर जाके एम्पेयर स्क्वायर हो जाएगा और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे बचेगा, और कूलॉम-2 है और एम्पेयर एम्पेयर की स्क्वायर हो जाएगा मीटर। अच्छा एम्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? कूलॉम अपॉन एम्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेयर मतलब करंट अपॉन टाइम होता है ना भाई, एम्पेयर करंट की यूनिट है ना, करंट अपॉन, तो करंट अपॉन टाइम, ये वो करंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कूलॉम अपॉन टाइम। ऐसे देखो कूलॉम-2 एम्पेयर को क्या लिख सकते हैं? कूलॉम स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, या फिर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, और मीटर स्क्वायर हो गया। तो कूलॉम कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचेगा? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो जरा, यानी कि यहाँ पे यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका अंडर रूट करो जरा, तो बचेगा क्या? मीटर का 1 मीटर बचा, सेकंड का 1 सेकंड बचा, तो मीटर पर सेकंड यूनिट आ गई कि नहीं? तो यही किसके बराबर होती है? सी के बराबर होती है। यही तो सी के बराबर होती है भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही तो होती है ये।